आज हम वेस्ट बंगाल फूड एसआई का जीके का बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जीके एक्चुअली क्विज का फॉर्मेट में ही है। हम यहाँ से क्वेश्चन भी पूछेंगे और एक टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कशन भी करेंगे। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से कि एक ना एक क्वेश्चन आपको श्योर आएगा एग्जाम में, एकदम आना ही आना है। तो ये टॉपिक है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। तो यूएनओ के बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से एग्जाम में उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जिसका कि हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो है ये यूएसए में है। न्यूयॉर्क इज ऑन द बैंक ऑफ द हडसन रिवर। हडसन रिवर के ऊपर में बसा हुआ शहर है, जो कि हडसन रिवर में आपको स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी भी है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है। तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हडसन रिवर में है और हडसन रिवर के ऊपर में न्यूयॉर्क सिटी बसा हुआ है। वहीं पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो यूनाइटेड नेशन का सबसे पहले का नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का नाम बदल के वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट ने उनका नाम चेंज करके कर दिया यूनाइटेड नेशन। फिर ये हो गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इंडिया उसका जो है, इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है। मतलब जिस समय इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसी समय इंडिया जो है इसका मेंबर बना था। इसके बाद जो है उसी समय में 1945 में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का भी एस्टेब्लिशमेंट 1945 में, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक का और एक नाम है ये आईबीआरडी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईबीआरडी। तो वर्ल्ड बैंक का और एक नाम है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो ये भी एकदम ध्यान से सुनिए। और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन जो है ये कैपिटल है यूएसए का, और वाशिंगटन इज ऑन द बैंक ऑफ द पोटोमैक रिवर। पोटोमैक रिवर के ऊपर में बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इसका अभी एट प्रेजेंट में टोटल मेंबर है 193, 193 मेंबर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और साउथ सूडान जो है ये लास्ट कंट्री था जो इसका मेंबर बना था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का टोटल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल 6 है, लेकिन इसका जो वर्किंग लैंग्वेज है वो 2 है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसका क्या क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज में इसका आता है इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरेबिक एंड स्पेनिश। सबसे लास्ट में इसमें ऐड कर किया गया अरेबिक को। यह है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज। और अगर वर्किंग लैंग्वेज की बात की जाए तो इसका वर्किंग लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। ये दोनों इसका वर्किंग लैंग्वेज है। इसमें टोटल मेंबर जो है ये 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। तो 5 परमानेंट मेंबर के पास में वीटो पावर होता है। 5 परमानेंट मेंबर क्या क्या है? तो 5 परमानेंट मेंबर में यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, ये है इसके 5 परमानेंट मेंबर। और 10 जो है ये नॉन परमानेंट मेंबर है। तो टोटल जो है ये 15 है मेंबर, जिसमें कि 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर के पास में वीटो पावर है। तो वीटो पावर का अभी तक सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो सब कंट्री करते हैं, यूएसए भी करते हैं, चाइना भी करते हैं, लेकिन चाइना सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज करता है। तो इसमें इसका जो नेक्स्ट इसमें जो है इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो थे वो थे ट्रिग वैली इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते थे। नॉर्वे का कैपिटल हो गया ओस्लो। ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ द नॉर्वे और करेंसी इज द क्रोनर। इसमें सेकेंड क्वेश्चन आता है कि इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट एशियन जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो फर्स्ट एशियन जनरल सेक्रेटरी थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के यू थाट, जो कि म्यांमार, बर्मा ओल्ड नेम, म्यांमार न्यू नेम, वहाँ से बिलोंग करते थे। तो वो थे इसके पहले एशियन जनरल सेक्रेटरी। और अगर ओवरऑल पूछा जाए तो ओवरऑल में पहले जनरल सेक्रेटरी थे ट्रिग वैली। एट प्रेजेंट में अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के एक्स पीएम है, वो है अभी इसके वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी। इसका जो मेन ऑर्गन्स है, टोटल ऑर्गन्स बहुत है, लेकिन मेन ऑर्गन्स इसका 6 है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो क्या क्या ऑर्गन्स हैं? तो इस ऑर्गन्स में आता है फर्स्ट जनरल असेंबली,
सेकेंड में आता है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड में आता है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल, फोर्थ में आता है ट्रस्टशिप काउंसिल, फिफ्थ में आता है सेक्रेटारिएट एंड सिक्स में आता है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड। इसमें आईसीजी में टोटल 15 जज होते हैं और 15 जज का जो सिलेक्शन होता है वो जनरल असेंबली के द्वारा होता है, और जज का जो वहाँ पे है वो टेन्योर जो होता है वो 9 ईयर्स का होता है, 9 साल के लिए जजों का अपॉइंटमेंट होता है। इंडिया की तरफ से जाने वाले पहले जज थे नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो थे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया की तरफ से पहले जज थे। तो ये आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये इसमें हमने आपको एक ब्रीफ जानकारी दिया जिससे कि कम से कम आपको वहाँ से एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑर्गन्स है जिसका कि डिफरेंट कंट्री में उसका हेडक्वार्टर है, तो उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। आज का जो सेकेंड टॉपिक है उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज का सेकेंड टॉपिक है सुपरलेटिव। वर्ल्ड में सुपरलेटिव क्या क्या है, तो इसमें हम जो एग्जाम ओरिएंटेड है सिर्फ उसके बारे में ही बात करेंगे, और जो एग्जाम में आता है बार बार उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा इसमें, और अगर आपको पता हो तो नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता हो तभी उसको नोट करेंगे। तो सुपरलेटिव में आपका 27 से 28 क्वेश्चन है, जहाँ से कि हमने देखा कि एग्जाम में रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता है। मतलब कोई भी एग्जाम हो आपका, देखिएगा एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, तो वहाँ पे रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है कि टॉलेस्ट एनिमल ऑन लैंड, तो इसका आंसर होगा जिराफ। जिराफ इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड है लार्जेस्ट बर्ड, तो लार्जेस्ट बर्ड इज द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, इस पूरे विश्व में। सेकेंड है स्मॉलेस्ट बर्ड, वर्ल्ड का जो स्मॉलेस्ट बर्ड है वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद है बिगेस्ट सिटी इन एरिया। एरिया वाइज से अगर किसी सिटी के बारे में बात किया जाए तो वर्ल्ड का बिगेस्ट सिटी कौन सा है, तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इज द बिगेस्ट सिटी इन द एरिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज द एशिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन तो चाइना। लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया, उसके बारे में अगर बात किया जाए तो आंसर इज द रशिया। रशिया इज द करेक्ट आंसर। लॉन्गेस्ट डे होता है 21 जून। शॉर्टेस्ट डे होता है 22 दिसंबर। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 21 जून जो होता है वो लॉन्गेस्ट डे होता है और 22 दिसंबर जो होता है वो शॉर्टेस्ट डे होता है। लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है। लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा जो कि अफ्रीका में है, और अगर इंडिया के बारे में बात करें तो थार जो कि राजस्थान में है। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड। हाईएस्ट लेक वर्ल्ड का ये है टिटिकाका लेक जो कि बोलिविया में है। लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर के बारे में बात करें तो लेक सुपीरियर जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक है फ्रेश वाटर में। ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट इज द वीनस। हाईएस्ट प्लेट्यू इज द पामीर प्लेट्यू जो कि तिब्बत में है। लॉन्गेस्ट रिवर मैन मेड, आदमी के द्वारा बनाया हुआ, अगर इसके बारे में बात करें तो करेक्ट आंसर इज द नाइल रिवर जिसका कि टोटल लेंथ है 6690 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रिवर डैम जो कि इंडिया में ही है, हीराकुंड डैम, वो है उड़ीसा में। देन लाइटेस्ट गैस इज द हाइड्रोजन एंड लाइटेस्ट मेटल इज द लिथियम। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टंगस्टन का होता है। एंड बिगेस्ट फ्लावर जो कि वर्ल्ड का है वो है रेफेसिया अर्नोल्डी जो है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लावर है। लार्जेस्ट एशियन डेजर्ट के बारे में बात करें, तो गोबी जो कि मंगोलिया में है। मंगोलिया का कैपिटल उलानबाटोर एंड करेंसी इज द तोगरोक, और वहाँ का जो है पार्लियामेंट का नाम है खुर्रल इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट। लार्जेस्ट मैमल के बारे में बात करें तो ब्लू व्हेल। स्मॉलेस्ट कंट्री के बारे में बात करें तो वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट सिटी भी बोलिए उसको, चाहे स्मॉलेस्ट कंट्री बोलिए, क्योंकि वहाँ का खुद का करेंसी है उसका, वेटिकन सिटी का यूरो वहाँ का करेंसी है। स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें कि कंट्री विथ मोस्ट एडजॉइनिंग बॉर्डर, मतलब कौन सा ऐसा कंट्री है
जिसका कि बहुत सारा कंट्री को बॉर्डर को टच करता है। इसके बारे में बात करें तो चाइना का जो बॉर्डर है वर्ल्ड में वो 13 कंट्री के साथ में शेयर करता है। तो चाइना एक ऐसा देश है जिसका कि बॉर्डर सबसे ज़्यादा कंट्री के साथ में शेयर करता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम जाए तो ये आपका टॉपिक जो है ये अवार्ड एंड ऑनर के बारे में है। इसमें आपका अवार्ड एंड ऑनर से भी कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको कॉमन आएगा। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं अवार्ड्स एंड ऑनर के बारे में, मतलब ये अवार्ड किस किस सेक्टर में दिया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन सा सेक्टर में कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे पहला अवार्ड है नोबेल प्राइज, जो कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट प्राइज है। और ये नोबेल अवार्ड जो है टोटल 6 सेक्टर में दिया जाता है, जिसमें से कि 5 सेक्टर में 1901 साल में स्टार्ट किया गया था, और इकोनॉमिक्स का जो है वो 1969 में ऐड किया गया था। तो नोबेल अवार्ड टोटल 6 सेक्टर में दिया जाता है। और नोबेल अवार्ड जो है ये डेथ डे ऑफ द, ये हमारी जो डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, तो उनका जो डेथ डे है 10 दिसंबर, उसी दिन में नोबेल अवार्ड दिया जाता है। और ये कौन सा कंट्री देती है तो स्वीडन कंट्री देती है। लेकिन पीस का जो है ये नॉर्वे ऑस्लो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, और बाकी जितने भी प्राइज हैं आउट ऑफ द 5 उनका जो है वो स्वीडन में होता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन। और ये नोबेल अवार्ड जो है ये क्वेश्चन आता है कि किस करेंसी में दिया जाता है, तो नोबेल अवार्ड दिया जाता है क्रोनर करेंसी में दिया जाता है नोबेल अवार्ड। स्वीडन कंट्री देती है, 1901 साल में स्टार्ट हुआ। इकोनॉमिक्स का 1969 में स्टार्ट हुआ। इकोनॉमिक्स का अवार्ड जो है वो देती है आपको नोबेल फाउंडेशन नहीं देती है। ये रॉयल बैंक का जो था वो 300 एनिवर्सरी था, इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम इकोनॉमिक्स का नोबेल देंगे। तो 1969 में इसका स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक्स का, और टोटल 6 सेक्टर में दिया गया। नोबेल अवार्ड क्रोनर करेंसी में दिया जाता है। तो इसमें अब ये क्वेश्चन आता है कि किस किस सेक्टर में दिया जाता है, तो सेक्टर में दिया जाता है पीस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, देन अगेन दिया जाता है लिटरेचर में और इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें पुलित्जर अवार्ड, जो कि जर्नलिज्म का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये यूएसए देती है। जर्नलिज्म का ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि यूएसए देती है। देन अगेन आता है ऑस्कर अवार्ड स्टार्टेड इन द ईयर 1929 में ऑस्कर अवार्ड स्टार्ट हुआ था। और ऑस्कर अवार्ड जो है इसका नाम एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और ये यूएसए में दिया जाता है लॉस एंजल्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कलिंगा अवार्ड जो कि साइंस के सेक्टर में दिया जाता है, स्टार्टेड इन द ईयर 1952, और ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। कलिंगा तो हमारे देश में कलिंगा है, जो कि उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंगा, लेकिन ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा और साइंस सेक्टर में काम करने के लिए दिया जाता है। मान बुकर प्राइज जो कि लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है, और इंडिया में फर्स्ट वुमेन को मिला था अरुंधति रॉय को, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। तो मान बुकर प्राइज स्टार्टेड इन द ईयर 1969 में स्टार्ट हुआ था, और ये लिटरेचर का नोबेल के बाद सबसे बड़ा अवार्ड है मान बुकर प्राइज, जो कि यूके देती है। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है, स्टार्टेड इन द ईयर 1958। म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि हमारे यहाँ से पंडित रविशंकर को मिल चुका है, और बहुत सारे हैं इंडियन म्यूजिशियन जिनको कि अवार्ड मिला हुआ है। रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको कि एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, तो ये रमन मैग्सेसे अवार्ड ये एशिया का नोबेल के नाम से जाना जाता है। एंड रमन मैग्सेसे वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस के थे, प्लेन क्रैश में डेथ हुआ था, उनके याद में दिया जाता है। स्टार्टेड इन द ईयर 1957 में फिलीपींस कंट्री द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट इज द भारत रत्न अवार्ड, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। हर सेक्टर में काम जिसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया जाता है उसके हिसाब से दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड ये फिल्म सेक्टर से रिलेटेड है, स्टार्टेड इन द ईयर 1969 में। 1969 से दादा साहब फाल्के अवार्ड का स्टार्टेड हुआ था, और देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। ज्ञानपीठ अवार्ड स्टार्टेड इन द ईयर 1965, जो कि लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी देती है इंडिया गवर्नमेंट, और
ज्ञानपीठ अवार्ड ये भी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि जी शंकर ग्रुप को मिला था फर्स्ट बार में इन द ईयर 1965 में। मलयालम राइटर थे और इनको लिटरेचर के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान लिटरेचर का अवार्ड है जो कि के बिरला फाउंडेशन देती है। के बिरला फाउंडेशन देती है सरस्वती सम्मान। वाचस्पति सम्मान ये भी आपका संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड है, ये भी के बिरला फाउंडेशन देती है। देन इज द व्यास सम्मान, ये भी लिटरेचर से रिलेटेड है, व्यास सम्मान भी लिटरेचर से रिलेटेड है। देन अगेन इज द द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये स्पोर्ट्स गुरु जो कि स्पोर्ट्स कोच है उनके लिए अवार्ड दिया जाता है और ये स्टार्टेड हुआ था इंडिया 1985 1985 साल में ये स्टार्ट हुआ था। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, स्टार्टेड इन द ईयर 1961। देन अगेन भटनागर अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो कि साइंस सेक्टर में दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, स्टार्टेड इन द ईयर 1957 1957 साल में स्टार्ट हुआ था। धन्वंतरी अवार्ड जो कि मेडिसिन, धन्वंतरी खुद एक मेडिसिन से रिलेटेड थे तो धन्वंतरी अवार्ड मेडिसिन के लिए दिया जाता है, स्टार्टेड इन द ईयर 1971। एंड बीसी रॉय अवार्ड, विधान चंद्र रॉय अवार्ड जो कि वेस्ट बंगाल के सीएम भी थे और डॉक्टर्स डे 1 जुलाई इनका जन्मदिन और डेथ डे दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे भी मनाया जाता है। तो बीसी रॉय अवार्ड मेडिसिन के लिए दिया जाता है। तो आपका जो आज हमने अवार्ड्स के बारे में बताया, सुपरलेटिव के बारे में बताया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, तो इसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा ही रहेगा और ये क्वेश्चन रहना भी चाहिए। अब हम अगर बात करते हैं भारत रत्न के बारे में तो सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड आपका स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1954 में ये स्टार्ट हुआ था और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसमें सबसे पहले 3 आदमी को मिला था। 3 आदमी में सबसे पहला नाम अगर तीनों ऑप्शन में रहे तो सबसे पहले आपको टिक करना है एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी एंड सीवी रमन। सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल मिला था 1930 में, 1930 साल में उनको फिजिक्स में नोबेल मिला था। तो 3 आदमी को सबसे पहले मिला था 1954 में। क्या क्या नाम था? एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी एंड सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स का नोबेल मिला था। सेकंड पूछता है कि पोस्टुमसली मरने के बाद सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? तो पोस्टुमसली सबसे पहले भारत रत्न मिला इन द ईयर 1966 लाल बहादुर शास्त्री को, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और वही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका की डेथ इंडिया के बाहर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ताशकंद, रसिया में। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि कौन से ऐसे पीएम थे कि जिनका की डेथ इंडिया से बाहर हुआ था? तो रसिया में हुआ था, ताशकंद में, लाल बहादुर शास्त्री का। और 1966 में इनको भारत रत्न मिला। इनका बर्थडे भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जयंती होता है। पहली भारतीय महिला जो कि भारत रत्न से नवाजी गई इंदिरा गांधी इन द ईयर 1972 1972 साल में इंदिरा गांधी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। पहले विदेशी जिनको कि भारत रत्न अवार्ड मिला तो इन द ईयर 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी। 1987 में इनको मिला भारत रत्न, जो कि पहले विदेशी थे, अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। 1987 में इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत रत्न से नवाजा। देन इसमें और एक क्वेश्चन पूछता है कि मदर टेरेसा को भी भारत रत्न से नवाजा गया है, मदर टेरेसा को भी भारत रत्न मिला है। तो क्वेश्चन इसमें पूछता है कि मदर टेरेसा को 1979 में भारत रत्न मिला और 1979 में उनको नोबेल अवार्ड मिला और 1980 में उनको भारत रत्न मिला मदर टेरेसा को। और ये क्वेश्चन इसमें से बहुत आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वुमेन कौन? तो इंदिरा गांधी 1972, लाल बहादुर शास्त्री मरने के बाद 1966। फर्स्ट फॉरेनर कौन? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और फर्स्ट जो मिला 3 आदमी को। यहाँ से यही 4 क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है भारत रत्न के बारे में। और स्टार्टेड इन द ईयर 1954 1954 साल में भारत रत्न अवार्ड स्टार्ट हुआ था। तो आज का हमने आपको जो वीडियो बनाया ये पूरा 3 टॉपिकों पर में था। अगर आप
में से सबको इसका आंसर पता हो तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप बार बार सुनिए, देखिए, नोट कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो देखिएगा कि ऑटोमेटिकली आपका जीके बढ़ेगा और आपको जीके एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यूट्यूब के माध्यम से आपको सारा जीके के बारे में बताएंगे, सुनाएंगे। और जो भी नया नया टॉपिक होगा हर एक दिन 3-4 टॉपिक पकड़ के आपको उसका पूरा डिस्कशन कर देंगे। तो तब तक के लिए विदा दीजिए आज, फिर अगले दिन फिर एक नया वीडियो के साथ में आपके साथ में पहुँचेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट।